ऑपरेशन रिसर्च में हम लोग सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम देख रहे थे। हमने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा है जिसमें हम लोग बताया था कि सीक्वेंसिंग जो प्रॉब्लम है वो असल में क्या होता है और उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। उसमें हमने देखा था कि एन जॉब और एम मशीन, हमने देखा था कि एन जॉब और एम मशीन को लेके जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ा हो जाता है, तो हम जो सॉल्व करते हैं वो सॉल्व करते हैं एन जॉब टू मशीन। तो आज हम देखेंगे ऑप्टिमम सीक्वेंसिंग एल्गोरिदम या जॉनसन एल्गोरिदम जो कि एन जॉब और टू मशीन के लिए होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमने पूरा प्रोसीजर आपके लिए लिख दिया है, तो पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं, इसका को समझाना शुरू करेंगे। स्टेप 1, सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग टाइम आउट ऑफ ऑल ए आई एंड बी आई। आप यहाँ पे बताइए ए आई और बी आई क्या है। ए आई है द टाइम एस्टिमेटेड फॉर परफॉर्मिंग द ith जॉब इन ए मशीन। ठीक है, सिमिलरली बी आई है, हमें क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग टाइम निकालना है। ठीक है, इफ इट इज द ए आर, ए आर जो है वो कोई भी समझ लेते हैं। ठीक है, यूनिक, देन डू द आर जॉब फर्स्ट ऑफ बी एस। हम बी एस कोई भी एक मतलब प्रोसेसिंग टाइम मानते हैं, मतलब कोई भी एक जॉब है जिसका ए आर जो है वो यूनिक है, तो हम ए आर जो है वो पहले करेंगे, बी एस से पहले करेंगे। देन डू द एस जॉब एट लास्ट, और जो एस जॉब है हम उसको लास्ट में करेंगे। To do the art job at first, it is justified because during the processing of the art job of the first machine, the machine 2 will remain idle. It means the period will be the idle time for machine B. अभी आप ये समझिए कि जॉब मतलब जो प्रोसेसिंग टाइम है, मतलब AR को पहले करने का जस्टिफिकेशन क्या है। आपको याद होगा मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था जिस दिन मैं आपको समझाया था कि ये क्या है, मतलब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम क्या है। उसमें बताया था कि मान लीजिए हमें बुक बाइंडिंग करना है, तो बुक अगर बाइंडिंग करने से पहले हमें पेज प्रिंट करना पड़ेगा। जब हम पेज प्रिंट करेंगे उस टाइम जो है बाइंडिंग मशीन जो है, जो मतलब मशीन बी है, वो मतलब उसमें कोई काम नहीं होगा, वो उसका इडियल टाइम है। इसीलिए अगर हम स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग टाइम ए का, मतलब जो फर्स्ट मशीन का अगर स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग टाइम नहीं लेंगे तो ज्यादा मतलब नहीं लेंगे तो ज्यादा टाइम के लिए मशीन बी जो है वो बैठा रहेगा, तो काम नहीं होगा। और हमें क्या करना है, हमें जो कंप्लीट मतलब पूरा काम को जो कंप्लीट करना है उसका जो टाइम है उसको मिनिमाइज करना है। इसीलिए हमें क्या करना है, जो आइडल टाइम है उसको मिनिमाइज करना है। इसीलिए हम पहले जो ए आर मतलब ए आर जो यूनिक है उसको पहले करेंगे, मतलब मशीन ए में सबसे जो कम प्रोसेसिंग टाइम है वो वाला वर्क पहले करेंगे। ठीक है, thus if we divide from this rule, then obvious we are increasing the idle time of machine B and hence the increasing the total elapsed time t। अभी देखिए मान लीजिए दो काम है, हम काम को 1 और 2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, ए 1 जो काम है उसके लिए मशीन ए को 5 घंटा चाहिए। ठीक है, और जो 2 नंबर काम है उसके लिए मशीन ए को 7 घंटा चाहिए। अगर मान लीजिए तो इस रूल के हिसाब से हमें 5 घंटा जिस काम के लिए चाहिए हमें वो पहले करना चाहिए, क्योंकि 5 घंटा जो है वो मशीन 2 में कोई काम नहीं होगा। और अगर मान लीजिए हम 5 घंटे काम को पहले ना करके जो 7 घंटा है, जो मतलब जो सेकेंड वर्क है जिसके लिए मशीन ए को 7 घंटा चाहिए वो पहले करेंगे, तो 7 घंटे के लिए मशीन 2 जो है वो बैठा रहेगा। आप ऐसे समझिए कि जो 5 घंटे का जो मतलब पहला काम है वो हम पहले कर लिए, तो 5 घंटे में तो पहला मतलब ए मशीन का काम हो जाएगा, और 5 घंटे बाद हम मशीन 2 में जो सेकेंड मशीन है मतलब मशीन बी है उसमें जो फर्स्ट वर्क है वो शुरू हो जाएगा, और साथ ही में जो मशीन ए है उसमें जो सेकेंड काम था जिसका 7 घंटा प्रोसेसिंग टाइम था वो शुरू कर सकते हैं। तो जो आइडल टाइम है एक में 5 घंटा है एक में 7 घंटा है, जो 5 घंटे का आइडल टाइम है वो हमारे लिए अच्छा। अगर हम ज्यादा आइडल टाइम ज्यादा होगा तो जो टोटल जो काम करने का जो टोटल इलिप्स टाइम है वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको स्टेप 1 समझ में आ गया, क्योंकि स्टेप 1 अगर समझ में नहीं आएगा तो आप नीचे के स्टेप समझ नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। इफ देयर इज a tie in selecting the minimum of all processing time, then there may be three situation। मान लीजिए एक टाई हो गया। हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या देखे थे कि ए आर जो वो यूनिक है, मान लीजिए यूनिक नहीं है, दोनों मतलब काम का प्रोसेसिंग टाइम सेम है। वैसे सिचुएशन में क्या हो सकता है, 3 केस हो सकता है। पहला केस क्या हो सकता है, मिनिमम आई ऑफ ए आई एंड बी आई, मतलब इन दोनों में जो मिनिमम है वो ए आर है और बी एस है। देन डू द आर जॉब फर्स्ट एंड ए जॉब एट लास्ट।
मतलब जो 8 नंबर जॉब है उसको हम पहले करेंगे और जो एस नंबर जॉब है उसको लास्ट में करेंगे, ठीक है। वैसे ही अभी देखिए मिनिमम ऑफ ए आई, मिनिमम आई ए आई बी आई इक्वल टू ए आर एंड ए के। मान लीजिए जो मशीन वन है उसमें दो काम का प्रोसेसिंग टाइम सेम है, तो आप इसमें कोई भी काम अगर पहले करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डू एनी वन ऑफ दोस वर्क फर्स्ट, आप कोई भी काम पहले कीजिए, उससे मतलब जो प्रोसेस है उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही अगर मिनिमम आई ए आई बी आई इक्वल टू बी एस बी पी, डू एनी ऑफ दोस वर्क एट लास्ट, कोई भी काम आप बाद में करिए उससे प्रोसेस को कोई परेशानी नहीं होगा। स्टेप 3 है, नाउ एनी एन माइनस जॉब्स आर लेफ्ट टू बी ऑर्डर, रिपीट द प्रोसेस ऑफ द आई ऑफ स्टेप 1 विद द रिमेनिंग जॉब। इसके बाद मतलब हमारे पास एन माइनस 1 जॉब रह जाएगा, हम दोबारा जो प्रोसेस स्टेप 1 है उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। ऐसे करके हम बाकी सबको ऑर्डर करेंगे। फाइनली द मिनिमम वैल्यू ऑफ द टोटल इलिप्स टाइम इज कैलकुलेटेड बाय फॉर्मिंग अ टेबल। इसका हमें एक टेबल फॉर्म करना है जिससे जो टोटल इलिप्स टाइम है उसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको थ्योरी समझ में आ गया। अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे और आपको एग्जांपल से समझाएंगे कि असल में जो आपने थ्योरी पढ़ा है उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमने आपके लिए एक एग्जांपल का क्वेश्चन लिख दिया, तो हम पहले एग्जांपल का क्वेश्चन देख लेते हैं। We have 5 work, each has to be go through the machine A and machine B in order A to B। पहले A में काम होगा, इसके बाद B में काम होगा। Processing time are given in the table। हाँ, बस एक टेबल दिया हुआ है जिसमें 5 काम है और प्रोसेसिंग टाइम दिया हुआ है। Determine a sequence for job which will minimize the total elapsed time T। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा जो जॉनसन एल्गोरिथम है उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हम। तो देखिए हमें पहले एक सीक्वेंस निकालना है, तो हम क्या निकाल देते हैं। तो देखिए हमें ऑप्टिमल सीक्वेंस ऑफ जॉब निकालना है, ठीक है। तो देखिए हम जॉब निकालेंगे, आपको इसके लिए स्टेप 1 याद रखना है। अगर ए में मशीन ए में छोटा हमें मिलेगा, मतलब छोटा मतलब प्रोसेसिंग टाइम मिलेगा, वो पहले होगा, ठीक है। और अगर बी में मिलेगा तो वो बाद में होगा। तो ए का जो मतलब प्लॉटिंग होगा वो इस तरफ होगा और बी का जो प्लॉटिंग होगा वो इस तरफ से इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। आपको ये एरो याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अभी हम प्लॉटिंग करना मतलब जो सीक्वेंस है उसको निकालना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे छोटा जो प्रोसेसिंग टाइम है वो है 1। वो मशीन जो जॉब 2 के लिए मतलब A2 के लिए मिल रहा है, तो जो A के लिए आपको याद होगा एरो इस तरफ जाता है, तो 2 पहले होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रोसेसिंग टाइम है ये मिला 2, मतलब जो B1 का वैल्यू है, तो B के लिए प्लॉटिंग इस तरफ होता है, तो देखिए प्लॉटिंग इस तरफ है तो वो 1 सबसे लास्ट में हम वो करेंगे। इसके बाद कौन सा मिला, प्रोसेसिंग टाइम 3 जो है A4 का वैल्यू, तो देखिए B बैठ ऑलरेडी 2 बैठ गया है तो इसके बाद 4 बैठेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 4 है जो 5 का वैल्यू है, मतलब वो B5 का वैल्यू है, तो वो इस तरह से प्लॉटिंग होगा, तो यहाँ पे होगा 5। तो देखिए जो बाकी रह गया वो यहाँ पे 3 बैठ गया, तो ये हो गया हमारा ऑप्टिमम सीक्वेंस। आपको याद रखना है कि ए में जब प्लॉटिंग करेंगे, मशीन ए में अगर स्मॉलेस्ट है तो प्लॉटिंग इस तरफ एरो होता है, और जो बी के लिए प्लॉटिंग का एरो होता है इस तरफ, मतलब पहले लास्ट में होगा इसके बाद लेफ्ट की तरफ आएगा। आपको ये उम्मीद करता हूं आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहले हमने क्या किया, हमने देखा प्रोसेसिंग टाइम सबसे कम किसका है, वो हमें मिला A2 का वैल्यू, इसीलिए 2 पहले बैठा क्योंकि ए का एरो इस तरफ होता है। इसके बाद हमने देखा इसके बाद जो स्मॉलेस्ट जो था प्रोसेसिंग टाइम वो था 2, मतलब B1 का वैल्यू, B का प्लॉटिंग इस तरफ से होता है तो यहाँ पे बैठा। इसके बाद कौन सा था, 3 था, मतलब A4 का वैल्यू, वो एरो मतलब 2 बैठ गया तो 4 बैठेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 4 था जो मतलब देखिए 4, तो प्रोसेसिंग टाइम यहाँ पे हुआ, मतलब इस तरफ एरो तो 5 और जो बाकी रहेगा वो 3। तो उम्मीद करता हूं आपको यहाँ तक कोई ये नहीं है। अभी हमें एक टेबल फॉर्मेशन करना है, टेबल फॉर्मेशन में पता चलेगा कि बाकी जो है मतलब जो इलिप्स टाइम है वो कैसे कितना होता है, ठीक है। तो चलिए हम टेबल फॉर्मेशन देखते हैं। तो देखिए हमने एक टेबल फॉर्मेशन किया, तो हम यहाँ पे जॉब मशीन ए मशीन बी, मशीन ए में 3 कॉलम है, टाइम इन टाइम आउट आइडियल टाइम। सिमिलरली मशीन 2 बी में है टाइम इन टाइम आउट आइडियल टाइम, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। तो पहला जो काम मतलब जॉब हो रहा है वो 2 हो रहा है, तो जॉब में हम यहाँ पे लिखेंगे 2। अभी देखिए इसका जो टाइम इन है 0 क्योंकि जस्ट प्रोसेस शुरू हुआ है तो वो 0 होगा। टाइम अभी देखिए यहाँ पे देखिए ए आई के बराबर कौन सा 1 है, तो कितना टाइम आउट कब होगा, 1 यूनिट के बाद होगा।
और आइडियल टाइम कितना होगा, आइडियल टाइम नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पे जॉब नंबर, जॉब का कौन सा नंबर है, कब स्टार्टिंग हो रहा है, स्टार्टिंग 0 है क्योंकि नया प्रोसेस शुरू हो रहा है, कितने टाइम बाद जा रहा है, यहाँ पे जो नंबर है 1, और आइडियल टाइम कितना है 0 क्योंकि कोई भी टाइम मतलब मशीन बंद नहीं था। अच्छा, अभी मशीन 2 देखिए, जब मशीन ए का काम नहीं होगा तो मशीन 2 स्टार्ट नहीं होगा। तो मशीन 2 का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 1 यूनिट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 घंटा यहाँ पे 1 यूनिट काम कर रहा है। इसके बाद यहाँ से मतलब मशीन 2 शुरू होगा। आप ऐसा समझिए कि जो प्रिंटिंग है, पहले पेज प्रिंट होगा, इसके बाद बुक बाइंडिंग होगा। प्रिंट करने के लिए हमें 1 घंटा चाहिए, तो 1 घंटा बाइंडिंग मशीन जो है वो बंद रहेगा, तो वो गया 1। इसके बाद देखिए, इसके 1 के साथ टाइम आउट कब होगा, इसको प्लस करेंगे हम, तो 1 + 6 7, टाइम आउट कब हो रहा है 7, और आइडियल टाइम का कितना है, आइडियल टाइम 1, क्योंकि 1 घंटा जो है वो मशीन बंद था, ठीक है। तो यहां तक ये वाला फर्स्ट समझ में आ गया। इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जॉब कौन सा करेंगे, 4। तो देखिए 4 टाइम इन कब है, यहां पे देखिए हम एक मशीन ए का जो टाइम आउट हुआ था वो 2 का हुआ था 1 में, तो यहां पे स्टार्टिंग भी 1 से होगा। अभी 1 के साथ टाइम आउट देखिए 3, तो 1 के साथ 3 प्लस करेंगे तो 4, ठीक है। आइडियल टाइम कितना है 0। मशीन इन, अभी देखिए मशीन इन यहां पे होगा, खत्म कब हुआ था, 7 में हुआ था, तो हम 7 से मशीन बी काम शुरू करेगा। और देखिए इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है, 8 है, तो 7 और 8 को प्लस करेंगे तो 15। आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए जो फर्स्ट बुक है उसका बाइंडिंग करने में 6 घंटे लगा, हमें यहाँ पे 6 घंटे लगा, तो फर्स्ट बुक का बाइंडिंग खत्म होगा, इसके बाद सेकेंड बुक का पकड़ेगा, ठीक है। इसीलिए मतलब जो बी का है वो बस हमें प्लस करना है। 7 में शुरू हुआ, 7 के बाद यहाँ पे 8 है, 7 + 8 15, तो हम यहाँ पे 15 लिख दिए। आइडियल टाइम कितना है, आइडियल टाइम 0 है, ठीक है। इसके बाद जो कौन सा काम है वो है 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। तो देखिए यहाँ पे टाइम आउट हुआ था 4 में, तो टाइम इन यहाँ पे 4 से शुरू होगा। तो देखिए 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है, 9 है, तो 4 + 9 13। आइडियल टाइम कितना है 0, ठीक है। यहाँ पे देखिए 15 हुआ, तो यहाँ पे टाइम आउट 15 में हुआ था, तो अभी यहां से जो शुरू होगा वो 15 से शुरू होगा। 15 + 7 22, आइडियल टाइम 0, ठीक है। तो देखिए 5, तो टाइमिंग कौन सा होगा, टाइम इन टाइम 13 होगा, जो टाइम आउट का लास्ट का था, तो 13 में शुरू होगा। कितना टाइम लग रहा है वो 10, तो यहाँ पे हम 10 प्लस करेंगे तो 23, आइडियल टाइम 0। अच्छा, अभी देखिए यहाँ पे देखिए टाइम आउट, देखिए यहाँ पे टाइम इन देखिए, टाइम आउट हुआ था 22 में, पर यहाँ पे जो काम खत्म हो रहा है वो 23 में खत्म हो रहा है। अभी मशीन अगर ए का काम खत्म नहीं होगा तो मशीन भी शुरू नहीं कर सकता है, तो मशीन बी का जो यहाँ पे जो टाइमिंग होगा, टाइम इन टाइम जो होगा वो होगा 13 होगा, ठीक है, क्योंकि 13 से पहले अगर मशीन ए का काम कंप्लीट नहीं होगा तो आप मशीन बी का काम शुरू नहीं कर सकते। इसीलिए आप हमसे ध्यान रखेंगे जो टाइम मशीन ए का जो टाइम आउट टाइम है वो मशीन बी के जो लास्ट टाइम आउट था उससे कम होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 23 हुआ तो आइडियल टाइम यहाँ पे कितना होगा, आइडियल टाइम 1 आवर, ठीक है। अभी देखिए 23 के साथ आप 4 प्लस कीजिए तो 27, ठीक है। इसके बाद देखिए लास्ट कौन सा काम है, लास्ट है 1, तो देखिए 1, तो टाइम आउट मशीन ए के लिए 5 का था 23, तो 23 से शुरू होगा, टाइम इन होगा, और 1 के लिए 5 तो 28। तो देखिए यहाँ पे देखिए 27 में खत्म हुआ था, पर यहाँ पे 28 में मशीन खत्म हो रहा है, तो हमें 28 तक वेट करना है, तो यहाँ पे भी 28 में शुरू करेंगे, मतलब 1 घंटा यहाँ पे भी आइडियल टाइमिंग है। 28 + 2 30, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 28 में खत्म हो रहा है और 30 में खत्म हो रहा है, तो 2 घंटा जो है वो मशीन बी ए जो है वो बंद रहेगा, तो आइडियल टाइम कितना है 2, ठीक है। तो देखिए हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। तो देखिए हम टेबल को और एक बार से समझ लेते हैं। टेबल देखिए, ये टेबल में क्या है, एक तरफ जॉब है, जॉब 2, टाइमिंग जो है वो कब जॉब मतलब जो काम शुरू हो रहा है, नया काम है तो पहले मतलब शुरू होगा, तो 0 से शुरू हो रहा है काम। अभी उसका टाइम आउट मतलब यहाँ पे यूनिट कौन सा 1 है, तो 0 के साथ हम 1 इंटू किए, ठीक है। अभी देखिए अभी मशीन ए का काम खत्म नहीं होगा तो मशीन बी अपना काम शुरू नहीं कर पाएगा, तो मशीन बी का जो टाइमिंग है वो 1 से शुरू हो रहा है, जहां पे यहाँ पे खत्म हुआ था,
ठीक है, इसके बाद 1 के साथ अब जो यूनिट है उसको प्लस कर दोगे तो यहाँ पे 7 आ गया। तो मशीन बी कितने घंटे के लिए मतलब बैठा था, मतलब कोई काम नहीं किया, वो है आइडल टाइम, वो है 1 घंटा, क्योंकि 1 घंटा मशीन ए में काम हो रहा था, इसीलिए मशीन जो बी है वो बैठा हुआ था, वो आइडल टाइम है। यहाँ पे जो टाइम आउट का यूनिट होगा वही टाइम इन होगा नेक्स्ट काम के लिए, जो है 1। ठीक है, यहाँ पे 1 है और वो काम कौन सा है 4, तो 1 के साथ हम 3 प्लस किए तो 4 मिला, हमें 4 मिला। और यहाँ पे देखिए 7, मतलब देखिए यहाँ पे 7 में खत्म हुआ था फर्स्ट काम, तो 7 से मिशन बी में शुरू हुआ। अभी देखिए जो 4 नंबर है वहां पे 8 है, 7 और 8 15 मिल गया हमें। और जो थर्ड वर्क है वो 4 से खत्म हुआ, 4 से तो 4 में शुरू होगा नया काम, 4 से लेके 13 कौन सा, देखिए 13 कैसे मिला 3, तो 9 है, तो हम 4 के साथ 9 को प्लस किए 13 मिला हमें। और इसका जो काम खत्म हुआ था वो 15 में खत्म हुआ था, 15 के साथ हम 7 प्लस किए तो 22 मिला। अभी जो नेक्स्ट काम है वो है 5, तो 5 जो है वो 13 में खत्म हुआ था, 13 प्लस 10 23 हुआ। और देखिए अभी मशीन एक का काम खत्म नहीं होगा तो मशीन भी शुरू नहीं कर सकता है, तो देखिए यहाँ पे 22 में काम खत्म हो गया था, तो मशीन 1 घंटा बंद रहेगा और 23 से वो दोबारा काम शुरू करेगा, 23 से लेके 4 तो 27 हो गया। अभी जो लास्ट काम है जो 23 से यहाँ पे काम शुरू होगा, और जो लास्ट काम है वो 28 में खत्म हो रहा है, और यहाँ पे 27 में खत्म हुआ था, पर मशीन का काम खत्म हुआ तो मशीन भी शुरू नहीं कर सकता, तो यहाँ पे 28 से शुरू करेगा और 2 घंटा मतलब काम होगा। ठीक है, यहाँ पर भी 1 घंटा बैठे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 27 में खत्म हो रहा है पर मशीन का काम खत्म नहीं हुआ तो 1 घंटा बैठा रहेगा, 28 से शुरू करें। यहाँ पर आइडल टाइम 2 है। तो उम्मीद करता हूं आपको टेबल में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अभी हम देखेंगे टेबल से हम क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो देखिए टेबल से हमें क्या फाइंडिंग मिला वो हम लिख दिए। हमारा टेबल बहुत छोटा है इसीलिए पहले हमने यहाँ पे लिखा है, इसके बाद यहाँ पे, तो हम पढ़ते हैं। फ्रॉम द अबव टेबल इट इज क्लियर दैट द टोटल इलिप्स टाइम इज 30 आवर। देखिए इलिप्स टाइम ये है, टोटल जब खत्म हो रहा है 30 आवर है, 30 आवर है। एंड द आइडियल टाइम फॉर द मशीन बी इज 1 1 1, तो 1 1 1 मतलब 3 आवर, 3 घंटा मशीन 2 में कोई काम नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए टोटल इलिप्स टाइम टी इक्वल टू आइडल टाइम ऑफ बी प्लस पोजिंग टाइम ऑफ बी। हमें टोटल इलिप्स टाइम 30 पता है और जो आइडल टाइम ऑफ बी है वो भी पता है 3 आवर, तो हमें प्रोसेसिंग आवर निकाल सकते हैं। प्रोसेसिंग आवर ऑफ बी इक्वल टू आइडल टोटल इलिप्स टाइम माइनस आइडल टाइम, 30 माइनस 3 इक्वल टू 27 आवर। ठीक है, प्रोसेसिंग टाइम ऑफ बी का 27 आवर है और प्रोसेसिंग टाइम ऑफ मशीन ए का है 28, वो हमें टेबल से मिल गया। तो हम मिनिमाइज जो टोटल है वो भी निकाल दिए और जो टेबल है वो भी फॉर्म हो गया और जो सीक्वेंस है वो भी फॉर्म कर दिए। उम्मीद करता हूं आपको सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम जो है वो समझ में आया है और जॉनसन एल्गोरिथम भी समझ में आया है। इसके बाद हम एक वीडियो में जो IAS के प्रीवियस ईयर्स में जो सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चन है वो सॉल्व किए हैं, आप वो लिंक में जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे हम कोई नए टॉपिक पर अगर वीडियो बनाएं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसको फेसबुक में दे रहे हैं तो आप फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।